तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब भारत की तरफ से कोई बड़ा डेवलपमेंट या फिर कोई बड़े हथियारों को खरीदने को लेके काम किया जाता है तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर इससे लेके काफी अधिक चर्चा किया जाता है। पर दोस्तों हथियार अगर ऐसा हो जो लड़ाई में कई सारे अचीवमेंटों को हासिल कर चुका है, हाल ही में ही लड़ाई में उपयोग किया गया है, तो समझ सकते होंगे कि इससे वेस्टर्न मीडिया के अंदर तिलमिलाहट कितना होगा। बेसिकली दोस्तों जब से भारत और इजराइल के बीच में एक नए हथियारों के कोलैबोरेशन को लेके खुलासा किया गया है, तब से वेस्टर्न मीडिया का हेडलाइन यही हथियार बना हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ ही दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा टेस्ट किया गया रैम्पेज मिसाइल या फिर कहे तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का बात कर रहा हूँ, जिसे कि भारत की तरफ से टेस्ट करने के बाद मीडिया हाउसेज में ये जानकारी दिया गया कि भारत के द्वारा इन मिसाइलों को अब इंडिजीनियस तरीके से भारत में ही निर्माण किया जाएगा और इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसका उपयोग किया जाएगा। और ये खबर बाहर आने के बाद वेस्टर्न मीडिया हाउस खास करके ब्रिटेन के जेंस मीडिया हाउस में इसे लेके काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है। और जेंस मीडिया हाउस के हाल ही के ही एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एल्बिट सिस्टम के द्वारा निर्माण किया हुआ रैम्पेज सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया। और जेंस मीडिया हाउस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एक अनाउंसमेंट का हवाला भी दिया गया। 30 अप्रैल 2024 के दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से जारी किया गया अनाउंसमेंट का हवाला देते हुए जेंस मीडिया हाउस की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो हथियार है मतलब रैम्पेज मिसाइल है, ये असल में एक स्टैंड ऑफ वेपन है जो कि इंडियन एयरफोर्स को हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने में मदद करेगा। वहीं पे इससे इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें तो बढ़ोतरी होगा ही, साथ में इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्टों को टारगेट से करीब 250 किलोमीटर दूर में रख के ही टारगेट को निशाना बना सकेगा, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के ऊपर खतरा कम से कम होगा और दुश्मन के एयर डिफेंस से बाहर रह के ही एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने ग्राउंड टारगेटों को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इवन जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो रैम्पेज मिसाइल है इसे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाना है। हालांकि दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों को जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो अधिकारियों की तरफ से इसे लेके जवाब नहीं दिया गया और जेंस मीडिया हाउस की तरफ से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बयान के विपरीत ये भी कहा जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने बेड़े के 2 ही एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाए, मतलब सुखोई 30 MKI और जैगुआर एयरक्राफ्टों में ही शायद ये मिसाइल लगाया जाए, जबकि MiG-29 में इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइलों का शायद उपयोग ना करे, बल्कि इंडियन नेवी के द्वारा अपने MiG-29 के मतलब कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों में ही इन मिसाइलों का उपयोग किया जाए। वहीं पे दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से तो इन मिसाइलों को कई साल पहले मतलब साल 2022 में ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया था और उसी साल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मिसाइलों को टेस्ट करने को लेके गोवा में एक टेस्ट फैसिलिटी को तैयार किया गया था और उसी समय से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मिसाइलों की तरफ अपना फोकस को केंद्रित किया गया, जो कि आखिरकार साल 2024 में आके एक डील के रूप में फाइनलाइज हो गया। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स तो डील पहले ही कर लिया था, लेकिन अब एक्चुअली में इन मिसाइलों को बड़े मात्रा में भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेके काम शुरू होने वाला है और कम से कम ऐसे 100 मिसाइलों को तो भारत में अवश्य बनाया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उपयोग किया जाएगा। हालांकि वहीं पे जेंस मीडिया हाउस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि साल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से MiG-29 एयरक्राफ्टों के लिए खरीदे जाने वाले एक स्टैंड ऑफ वेपन के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी किया गया था। हालांकि उस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत कौन से मिसाइलों को खरीदा गया है इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, पर जेंस मीडिया हाउस का मानना यह है कि शायद इसमें रैम्पेज या फिर अल्तरिक जैसे हथियार शामिल हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रैम्पेज का जो रेंज है वो अल्तरिक मिसाइलों के मुकाबले में अधिक है और बताया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-29 एयरक्राफ्टों में करीबन 120 से 200 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल चाहता है। वहीं पे हवा से दागे जाने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से रुद्रम श्रेणी के मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि फिलहाल रुद्रम 1 के रूप में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट तो हो चुका है, लेकिन रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलों का फिलहाल टेस्टिंग हो रहा है और शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो मिसाइलों को खरीदा जा रहा है ये रुद्रम 2 और रुद्रम 3 के डेवलपमेंट के जो गैप है उसे फील करने के लिए ही है। जबकि दोस्तों जेंस मीडिया हाउस जैसे विदेशी मीडिया हाउसेज में इस मिसाइल को लेकर इतना अधिक चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में ही इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों का उपयोग ईरान के अंदर एक एयर स्ट्राइक के दरमियान भी किया गया था और ये एयर स्ट्राइक काफी सफल रहा, जिसके बाद एक तरीके से इन मिसाइलों की तरफ पूरा दुनिया का फोकस किया और उसी दरमियान दुनिया को पता चला कि भारत की तरफ से तो पहले ही इन मिसाइलों को अपने बेड़े के लिए चुना जा चुका है और भारत इस खतरनाक तरीन मिसाइल को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में ही बनाएगा। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इजराइल से इस तरीके के हथियार खरीदना वेस्टर्न मीडिया हाउसेज के लिए कोई परेशानी का कारण है, बल्कि यहाँ पे सबसे बड़ा परेशानी तो इन हथियारों को भारत में निर्माण करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों इससे एक तरीके से भारत के जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है वो तो मजबूत
होगा ही, साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस को अन्य देशों के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और इससे भारत के इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगा, क्योंकि भारत में अगर हथियारों का निर्माण होता है तो नो डाउट भारत में जॉब क्रिएशन भी होगा और इसी वजह से ही वेस्टर्न मीडिया हाउसेस के अंदर इस हथियार के डील को इतना अधिक चर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों चर्चा का विषय केवल मात्र इजराइल से खरीदे जाने वाले ये हथियार ही नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी गैलेक्स आई की तरफ से डेवलप किया हुआ एक सैटेलाइट भी है और जेंस मीडिया हाउस के अंदर ही इस सैटेलाइट को लेकर भी काफी बढ़ चढ़ के चर्चा किया गया है और दावा किया जा रहा है कि गैलेक्स आई नामक कंपनी के तरफ से एक मल्टी सेंसर्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत के किसी कंपनी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है तो ये कोई नया बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा ऐसे कई सारे अलग अलग सैटेलाइटों का डेवलपमेंट किया जा चुका है। इवन भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनी तो अब सैटेलाइट लॉन्च के मार्केट में भी आ चुका है, पर यहाँ पे जेंस मीडिया हाउस की तरफ से इस सैटेलाइट के ऊपर फोकस को इतना अधिक केंद्रित इसलिए किया गया है क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गैलेक्स आई की तरफ से अपने ये सैटेलाइट असल में इंडियन आर्म फोर्सेस के सपोर्ट के लिए और इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों इसके बारे में गैलेक्स आई कंपनी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से जेंस मीडिया हाउस को जानकारी दिया गया है और शायद ये जानकारी मिलने के बाद जेंस मीडिया हाउस का जो परेशानी है वो और अधिक बढ़ चुका होगा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान न्यू दिल्ली में जो डिफेंस स्पेस सिंपोजियम 2024 को आयोजित किया गया था, असल में वही पे ही गैलेक्स आई कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट देवज्योति पॉल के तरफ से जेंस मीडिया हाउस को ये बताया गया है कि उनके कंपनी के द्वारा इस सैटेलाइट को खाली डेवलप नहीं किया जा रहा है, बल्कि साल 2025 के शुरुआती समय में सैटेलाइट को लॉन्च करने को लेकर भी अपना प्लान बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों मिस्टर पॉल की तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि उनके जो सैटेलाइट है ये असल में एक लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपरेचर रडार से लैस होगा और ये दोनों ही सिस्टम जो है ये साइमल्टेनियसली डेटा को कैप्चर कर सकेगा, इवन अधिक होलिस्टिक व्यू को भी कैप्चर कर सकेगा। इवन दोस्तों जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर इस सैटेलाइट का जो फोकस है वो और केंद्रित रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सिंथेटिक एपरेचर रडार होता है ये असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि दिन और रात दोनों ही कंडीशन में काम कर सकता है और इवन वेदर कंडीशन कितना भी खराब हो, फॉग चाहे कितना अधिक हो या फिर पॉल्यूशन के कारण विजिबिलिटी चाहे कितना भी कम हो, इस तरीके के सेंसर्स के लिए किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं आता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, पर दोस्तों वहीं पे अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को देखा जाए तो इसके द्वारा हासिल किया हुआ डेटा को इंटरप्रेट करना काफी आसान होता है, जबकि सिंथेटिक एपरेचर रडार के डेटा को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है और इन कारणों की वजह से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डेटा को यूजर के लिए एक बेनिफिशियरी के रूप में देखा जाता है। पर गैलेक्स आई कंपनी की तरफ से दोनों तरीके के ही सेंसरों का उपयोग अपने सैटेलाइट में किया जाएगा जो कि एक तरीके से बेहतरीन डेटा को भी कलेक्ट करने में मदद करेगा और यूजर के लिए भी ये डेटा को आसान रूप में प्रोवाइड करेगा। इवन मिस्टर पॉल की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि उनके कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ सैटेलाइट के द्वारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपरेचर रडार वाले दोनों ही डेटा को कैप्चर किया जाएगा और उसके बाद इस डेटा को एनालाइज करके या फिर कहते इस डेटा को इंटरप्रेट करके डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जेंस मीडिया हाउस के लिए जो कंसर्न का कारण वो शायद ये डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करना ही होगा और इसी कारण के वजह से इतने सारे अलग अलग सैटेलाइटों का भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जेंस मीडिया हाउस का जो फोकस है वो गैलेक्स वेब के ही सैटेलाइट की तरफ पड़ा है क्योंकि दोस्तों ये डिफेंस के साथ रिलेटेड है। अब दोस्तों ये जो सैटेलाइट गैलेक्स एक्स जैसे कंपनी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है ये केवल मात्र कुछ वेस्टर्न मीडिया के ही कंसर्न का कारण नहीं बनेगा, बल्कि आने वाले समय में ये चाइना पाकिस्तान जैसे देश के लिए कंसर्न का कारण भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और भारत के बॉर्डर के साथ लगे हुए क्षेत्र में लगातार कुछ न कुछ हरकत करते रहता है, जबकि गैलेक्सी एक्स का ये जो सैटेलाइट है ये आने वाले समय में उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रख सकेगा और इन देशों के मंसूबे को ध्वस्त कर सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया हाउसेस के अंदर भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर इतना अधिक चर्चा क्यों है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।